गॉस प्रमेय का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि गॉस प्रमेय के उपयोग क्या है, इसकी सहायता से क्या क्या डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। अभी तक आपने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में गॉस के बेसिक्स और गॉस थ्योरम को जाना और समझा। इस लेक्चर में आप ये जानेंगे कि हम गॉस थ्योरम की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। कुछ फार्मूले हैं जो डिराइव किए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो उपयोग गॉस प्रमेय का किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण लीनियर चार्ज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रूविंग है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक, देखिए माना कोई ये अनंत विस्तार का या अनंत लंबाई का रेखीय आवेश, रेखा के रूप में आवेश फैला हुआ है, जिससे r दूरी पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आवेश उस प्रकार से फैला हुआ है जैसे आप अपने हाथ में थोड़ी सी रेत या आटा लेकर के ऐसे फैला देते हैं, तो बिल्कुल उसी रूप में फैला हुआ। इसको रेखीय आवेश कहते हैं, लीनियर चार्ज। तार बहुत लंबा अनंत लंबाई का, अब जितना हो सकेगा उतना ही बड़ा बनाया जाएगा। इसके कारण तार से r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है बोर्ड के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और आपको आसान लगेगी। करा क्या, हमने जितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था उस दूरी को त्रिज्या मान करके हमने चारों ओर एक बेलन की कल्पना कर ली, क्योंकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए लगती है। तो चूंकि रेखीय आवेश है, इसको घेरने के लिए उसी की आकृति का हमको पृष्ठ चाहिए होता है। और आप जानते हो रेखा या तार, हर एक तार या हर एक रेखा बेलनाकार होती है। तो ऐसे हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। ऐसे पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, आप जानते हो, जो आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करता है या घेरता है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हर एक बेलन 3 क्षेत्रफलों से मिलकर के बनता है, A1, A2 और A3। A1 ऊपर वाला प्लेन एरिया है, ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन। A2 ये वक्री भाग होता है, A3 नीचे वाला प्लेन होता है। अगर इन तीनों एरियो को आप जोड़ देंगे तो इसको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से दूर, आपको बताया जा चुका है। DA वेक्टर तल पर लंब होता है। E और DA के बीच एंगल कितना है, 90। यहाँ पर भी एक छोटा सा भाग ले लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, DA वेक्टर तल पर लंब। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र +4 से दूर और DA वेक्टर तल पर लंब, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, DA वेक्टर। एंगल क्या बन गया, 90। जहाँ पर A1 और A3 सरफेस है प्लेन, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर माने वैद्युत क्षेत्र और DA वेक्टर के बीच एंगल 90 बन रहा है। जो बेलन का वक्र भाग है वहाँ पर ए और डी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ एंगल बनना है 0। ठीक है,
माना हमने इस बेलन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी मान ली, स्मॉल एल। यहाँ पर स्मॉल एल इस बेलन की लंबाई हो गई। इतनी चीज़ हम लोगों ने इस डेरिवेशन में मान ली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माना हमने तार की एकांक लंबाई पर आवेश बराबर लैम्डा, इसे रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जो चार्ज फैला है रेखा के रूप में, मान लिया हमने इसकी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। किसी भी चालक की एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और चूंकि बेलन की आपने कितनी लंबाई मानी है, एल, तो उस बेलन के अंदर कितना आवेश आ रहा होगा, एल लैम्डा। चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश है लैम्डा, तो एल लंबाई पर कितना आवेश होगा, एल लैम्डा। इसलिए बेलन की एल लंबाई पर कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर एल लैम्डा या लैम्डा एल। इक्वेशन को डाल दीजिए। इस बेलन के 3 एरिया है, 3 प्रकार के एरिया हैं। कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बेलन से निर्गत फ्लक्स, निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर, आपने फ्लक्स का सूत्र पढ़ा है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी। क्लोज मत लगाइएगा, चूंकि पूरी ओर से बंद नहीं है, हर एक भाग 3, ये बेलन 3 भागों से मिलकर के बना है, तो क्लोज का प्रयोग यहाँ मत करिएगा। तो A1 भाग के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, A2 भाग के लिए फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, A3 भाग के लिए। तीनों भागों से निकलने वाला फ्लक्स लिख दिया, यही बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। आप जानते हो ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ एंगल कितना बनना है, 90, तो यहाँ बन जाएगा ई डी ए कॉस 90। यहाँ एक ही डायरेक्शन में है दोनों, एंगल 0 होगा, तो ई डी ए कॉस 0। और लास्ट वाले में भी 90 एंगल, ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा A3 वाले के लिए। चूंकि कॉस 90 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, ई बाहर है, आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए A2 का। इस बात को समझिएगा, डी ए छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, समाकलन डी ए A2 भाग का मतलब पूरे इस वक्री भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते हो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच। चूँकि लंबाई एल है तो 2 पाई आर एल हो गई, ये फ्लक्स आ गए। कुल मिला के ये भी कह सकते हो जो ऊपर के प्लेन एरिया थे A1 और A3, उनसे फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स तो निकलेगा किस वक्री भाग से, केवल इस वक्री भाग से, बाहर की ओर। ठीक है, गॉस प्रमेय से गॉस ने क्या कहा, फ्लक्स घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। तो कुल आवेश का मान कितना है, लैम्डा है, अपॉन में ε0 के। समीकरण 3 फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd फाई की वैल्यू है दोनों, LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd A इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन ε0 के, एल से एल काट दीजिए, ई बराबर 1/2 पाई ε0 के लैम्डा बाई आर। ये प्रूविंग हो गई।
मात्रक आप जानते हो सब लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। चूंकि मोस्टली जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं E = 1/4πε0 k के रूप में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 4πε0 k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो अगर आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर करा दीजिए, तो E = 1/4πε0 k 2 λ/r। आप इस रूप में याद करना चाहें तो इस रूप में याद करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, अगला जो बच्चों हम लोगों का टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। आप सभी लोग कूलाम का फॉर्मूला जानते हो, दो आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले बल को बताता है। फार्मूला होता है बराबर 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। माने दो आवेशों का गुणनफल ऊपर Q1 Q2/r², r बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, हमें उसको प्रूफ करना है। तो माना हमने कोई पॉइंट चार्ज है, कोई Q कूलाम का आवेश है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर हमें कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो इस चार्ज को आप केंद्र मान करके, इस दूरी को त्रिज्या मान करके एक गोले की कल्पना कर लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस है। मान लिया यहाँ जो भी माध्यम है इस चार्ज के आसपास चारों ओर, उसका परावैद्युतांक k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका k। यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लेंगे, जैसा कि आप हर बार लेते हैं। ये dA वेक्टर है, dA एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है ये, और dA वेक्टर हमेशा सरफेस पर लंब होता है, तल पर लंब। तो आप जैसा कि देख रहे हैं E और dA एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, कितना फ्लक्स निकलेगा इस छोटे से भाग से? d∅ = E.d आप लिखेंगे। पूरे गोले के कारण निकालना होगा तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, इसे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, चूँकि पूरे गोले मतलब चार्ज को पूरा एरिया कवर कर रहा है। d∅ का फाई हो जाएगा। E.da को आप लिखते हो E.da cos थीटा। चूँकि आप देखें E और dA एक ही डायरेक्शन में है, तो cos थीटा के cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। E बाहर है, E कांस्टेंट है इसलिए बाहर। इंटीग्रेशन dA/s। dA इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन dA का मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल है। पूरे गोले का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 4πr² होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। ठीक है, गॉस प्रमेय से, बाय द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से गॉस ने क्या बात बताई? फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 k गुना होता है। गॉस प्रमेय से कुल आवेश क्या होगा इस गोले के भीतर? कुल आवेश एक ही चार्ज है Q /ε0 k। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के LHS सेम है इसलिए RHS भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A × 4πr² = Q/ε0 k। तो E = 1/4πε0 k Q/r²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट चार्ज के कारण आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश की कल्पना कर लें, किसी टेस्ट चार्ज को हम मान लें, तो ये वाला आवेश इस चार्ज पर कितना बल लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई भी चार्ज होता है तो उस पर कितना बल लगता है? F = QE। Q की जगह Q0, इस पर आपको निकालना है, इनटू में E। तो Q0 E की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो, 1/4πε0 k Q/r²। तो F = 1/4πε0 k Q/r²। आप देखिए यही तो कूलाम का नियम है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल। F = 1/4πε0 k
दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। जरूरी नहीं कि कूलाम का नियम में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो। ऊपर दो चार्ज हैं, उनका मल्टीपल होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन किया है। उम्मीद है सभी को बात पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब अगले टॉपिक अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे।